जय हिंद साथियों, स्वागत है पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में आपका। आज फिर लेके आया हूं आपके सामने धमाकेदार क्वेश्चन लेकर। ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए। तो ऐसे एग्जाम में आपके सामने रोज लेकर आता हूं, क्योंकि आगामी एग्जाम आपके सामने बहुत सारी एग्जाम में आने वाली है। जो भी तैयारी हम कर रहे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी हम कर रहे हैं, और इसमें जो भी इसके सामने जो एग्जाम आएगी उसमें हम ये क्वेश्चन का सबसे ज्यादा लुत्फ या फायदा उठाएंगे। तो मेरा आज का जो विचार है, मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि किस्मत तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। क्या बोला मैंने? मेहनत इतनी करो, मेहनत इतनी करो कि किस्मत तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए। तो आज इस विचार के साथ अपन मेहनत के साथ ही चलेंगे और ऐसे चलेंगे कि हमें वर्दी मिल जाए। तो बताना चाहूंगा पृथ्वी डिफेंस एकेडमी के बारे में कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी जैसे कि अभी फिजिकल में नंबर 1 है, वैसे ही रिटर्न में भी हम बहुत जल्दी नंबर 1 बनने वाले हैं। मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लेता हूँ। सामान्य ज्ञान, विज्ञान और गणित और तर्क विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो हमारे सिलेक्शन से बिल्कुल भी दूर नहीं है। अगर सिलेक्शन के विपरीत पढ़ते हैं तो निश्चिंत ही हम कहीं न कहीं गलत दिशा में हैं या गलत जगह पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं बताना जा रहा हूं आपको कि तर्क क्वेश्चन में जो पांच नंबर के क्वेश्चन आते हैं मैथ्स में, मतलब सिलेक्टेड अपने सामने क्या है, सिलेक्टेड मतलब सब्जेक्ट होते हैं कि भैया ये 10 चैप्टर है, इन 10 में से 15 नंबर अपन ला सकते हैं। साइंस में 3 चैप्टर होते हैं जिनमें आसानी से हम 15 में से 15 ला सकते हैं। जो सबसे ज्यादा मुश्किल है वो सामान्य विज्ञान है। उसमें वो इसलिए मुश्किल माना गया है क्योंकि उसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है और बहुत सारा अध्ययन करना पड़ता है। तो मैं उसी पर ही काम कर रहा हूं। मैं रोज नए आपके पेपर देखता हूं और उन पेपर पे रोज नए नए क्वेश्चन बनाकर उन पे काम करता हूं और वो क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, जो मैंने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा है, वो कहीं ना कहीं बने ही हैं, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे हैं। तो उम्मीद करता हूं जो आने वाली एग्जाम है उसमें मेरे क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर बनेंगे ही सही। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ, पृथ्वी डिफेंस एकेडमी का शुरू से एक ही लक्ष्य है हर कदम वर्दी की ओर। जैसे कि आप रनिंग में ओवल मारते हो, ऐसे रिटर्न में भी हमको ओवल मारना है। तो पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं कि रजिस्ट्रेशन जो है हमारा 2950 रुपए का है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई गई है, जैसे एकेडमी बैग, किट और आर्मी बैग, सेगा शूज, ट्रैक सूट, ऐसी कई सारी चीजें आपको दी गई है। और 2950 में यहाँ पर 2500, उसके बाद जो 2500 है आपका रहना और खाने की सुविधा दी गई है। फिजिकल में सुबह शाम दोनों टाइम होगा। वैसे बहुत सारी सुविधा है। तो आप हमारे नंबर पर जाइए और व्हाट्सएप नंबर पे वहां पर मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी हाथों हाथ अभी मिल जाएगी। जैसे कि पृथ्वी डिफेंस एकेडमी फिजिकल के बारे में ये बता रहे हैं आपको। हाँ, बढ़ते हैं अपन मेरिट लिस्ट की तरफ। तो आप भी अपनी मेरिट लिस्ट लेकर बैठिए। जो भी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी से बंदे हैं, स्टूडेंट्स है, वो सभी अपनी मेरिट लिस्ट लेकर फटाफट से बैठ जाए, जो आपको येलो वाली दी गई है। येलो वाली मेरिट लिस्ट ये वाली पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में दे दी गई है, और ये वाली जो है हमारी लिंक पर है, जो अदर बंदे हैं वो यहां से निकाल ले। तो आज का जो मेरा सेट है वो सी लगा है। तो आप भी जल्दी से गोले भरने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि गोले भरने से आपकी यह प्रैक्टिस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इसमें आपका समय बचेगा। अगर आप गोले गलत भरते हो तो भी आपके नंबर कटते हैं। तो उस चीज को बचाने के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी में ही एग्जाम ऐसी होती है जहां गोले भरना पड़ते हैं, और अगर आप गोले गलत भरते हो या समय पे नहीं भरते हो तो आप कहीं ना कहीं मेरिट लिस्ट में पीछे चले जाओगे, और पीछे चले गए तो आप सिलेक्शन से रुक जाओगे। और जब जिसका सिलेक्शन रुकता है उससे पता चलता है कि मेरा साल पूरा खराब हुआ, सिलेक्शन नहीं रुका है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पंकज चौधरी, सुरजीत जी, स्वागत है आपका पृथ्वी डिफेंस एकेडमी में, और जल्दी से अपने मित्रों से कहिए कि आप भी जुड़िए। तो छोटा पवन पाटीदार, स्वागत है। विक्रम विश्वविद्यालय, क्वेश्चन आपके सामने आया है। विक्रम विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था भाई साहब? आपके सामने यहां विक्रम विश्वविद्यालय आपके सामने बना हुआ है, जो कि
किसने बनवाया? देवपाल, धर्मपाल, शशांक या हर्षवर्धन। तो यह जो बना है पटना में बना है, करीब करीब बना है 780 से 810 में यह बनाया गया है, मतलब 7वीं और 8वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो यह बनाया किसने है? यहाँ ये बनवाया पाल वंश के शासक ने। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, पाल वंश का जो संस्थापक था गोपाल था, और यह जिसने बनवाया है वह कौन है? धर्मपाल। और पाल वंश की जो राजधानी थी वह मुंगेर थी। बी आंसर बता रहे हैं सुजीत, बी धर्मपाल बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ? तो 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 17 अगस्त 1942। यहाँ पर अनेक चीजें हो रही थी, जैसे मार्च में क्रिप्स मिशन का आना, 8 अगस्त 1942 में द्वितीय विश्व चालू होना। तो यहाँ कई कारण थे इस युद्ध के कारण, और यहाँ वैसे भी भारतीय लोग वैसे ही बहुत ब्रिटिश सरकार से ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इसमें भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और इसमें सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर हिस्सा लिया और सभी ने भाग लिया और इस युद्ध को सही अंजाम दिया। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ हो गया था। संपूर्ण भारत के राष्ट्रपिता के उनके साथ प्रारंभ हुआ था। और बताना चाहूंगा कि इसमें कई क्रांतिकारी उभर कर सामने आए, जैसे नारायण मूर्ति, उसके बाद सैयद मोहम्मद अली, ऐसे कई क्रांतिकारी इसमें सामने आए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। और इससे पहले क्या हुआ था? 1943 में जब यह युद्ध थोड़ा सा शांत हुआ तो वहां पर यह हुआ था कि भारत एक संगठित राज्य बनकर उभर कर सामने आ गया था। मतलब जो एकता वाला जो सिस्टम था वो यहां से स्टार्ट हो गया था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश, एक बार मुझे सभी थम करके सही बताया कि मेरी आवाज आपके पास बराबर आ रही है या नहीं। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, दौलत खां लोधी या इब्राहिम लोधी? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वो बहलोल लोधी था। मैंने इनसे आपसे पूछा है कि इसका जो अंतिम शासक कौन रहा था? तो अंतिम शासक 1526 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो इसके और बाबर के मध्य हुआ था। तो किसके मध्य हुआ था? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य पानीपत का युद्ध हुआ था। यहां पर लोधी वंश समाप्त हो जाता है और यहां पर नया वंश उभर कर एक सामने आता है। कौन सा? मुगल वंश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम बताइए। इंडियन ओपिनियन, न्यूज हरिजन, अफ्रीकन या नवजीवन? यहां पर यंग इंडिया भी कर सकते हैं हम। मोहरी सिवांग, पीडीए बॉय, सुमित, छोटा पवन, बिहार, सुनील, निखिल, आशीष राठौर। ओके, वेरी गुड, स्वागत है आपका। तो जी हाँ, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे तो उन्होंने कौन से पत्र पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इंडियन ओपिनियन या न्यूज हरिजन, नवजीवन, अफ्रीकन या यंग इंडिया भी बोल सकते। यंग इंडिया है नहीं वैसे, बाकी यंग इंडिया मैंने इसलिए लिखा है कि वो आपके आगे जानकारी में समझ में आया, क्योंकि ये इन चीजों इन्होंने लिख रखी थी। जिन कमांडो का आंसर ए आ रहा है वह बिल्कुल सही है। इंडियन ओपिनियन 1904 में इन्होंने लिखा था। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। और बाकी जो है यंग इंडिया, न्यूज अफ्रीका, नवजीवन, ये सभी भी इनकी रचना, इनकी ही पत्रिकाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहा? अबुल कलाम आजाद, डब्ल्यूबीसी बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल या दादा भाई नौरोजी? सबसे ज्यादा समय तक की बात हुई है, कौन रहा है? यहां पर 3 टाइम ये रहे थे, 3 बार। 1886, 1893 और 1906, 3 टाइम तक यहाँ रहे थे। सरदार वल्लभ भाई 1931 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और डब्ल्यूसी बनर्जी भी
1985 समथिंग में ही 1885 के समथिंग ही रहे थे। तो मुझे बताइए सबसे ज्यादा टाइम कौन रहा? जिन कमांडोज का आंसर ए आ रहा है वो बिल्कुल सही है, अबुल कलाम आजाद। इन्होंने 5 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 1940 से 1945 तक, और यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में उभर कर सामने आए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जहां पर राष्ट्र का विकास हो वह परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या उपराष्ट्रपति? तो इसके जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के सभी सदस्य होते हैं, सभी राज्य के प्रधानमंत्री होते हैं, सभी केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल होते हैं। इसमें फिलहाल में 100 सदस्य है और 23 जो है मनोनीत किए जाते हैं। जो 23 राज्यपाल है उन्हें मनोनीत किए जाते हैं। टोटल 123 इसके शामिल है। तो बताना चाहूंगा कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि कमांडो मुझे पवन, बिहार, सुनील और मोरी ये बता रहे हैं। प्रधानमंत्री तो जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को इसकी शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश, लीची का बोला है, लीची का भारत, चीन, नेपाल, रूस। भारत, नेपाल, आपके सामने चेरी है। अगर किसी को समझ में नहीं, लीची है, किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा कि लीची क्या होता है तो भैया लीची आपके सामने है। तो भारत, नेपाल, रूस, चीन किस जगह पर होता है? तो यह जो होती है भारत में दूसरे नंबर पर होती है, और सबसे ज्यादा जो होती है वह होती है कहां पर? बिहार में। भारत में सबसे ज्यादा लीची जो होती है वो कहां होती है? बिहार में। तो यह सबसे ज्यादा कहां होती है? सुनील, बिहार पुलिस, जय भवानी। जिन कमांडोज का आंसर चीन आ रहा है वो बिल्कुल सही है। जैसे कि चीन मैंने कल बताया था कि लौह उद्योग में सबसे ज्यादा है, कागज उद्योग में भी सबसे ज्यादा है, चाय उद्योग में भी सबसे ज्यादा है। तो उसी टाइप से यहाँ लीची में भी सबसे ज्यादा चीन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी तो किसके शासनकाल में अपनाई होगी? लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड क्रिप्स? लॉर्ड क्रिप्स जैसा कुछ है नहीं, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया था, लॉर्ड क्रिप्स वगैरह कुछ नहीं था। तो आपके सामने 3 ऑप्शन है, लॉर्ड माउंट बेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड माउंट बेटन जो है भारत के अंतिम वायसराय के रूप में सामने आए थे, जो 1947 से 1948 तक रहे थे। 1947-48 में ही रहे थे ये। और विलियम बेंटिंग की बात करें तो इन्होंने कोलकाता में साइंस कॉलेज की स्थापना करवाई थी। कब? 1833 में, या 1832 से 1835 तक यहाँ रहे थे, साइंस कॉलेज की स्थापना कराई थी। अब मुझे बताइए कौन रहे होंगे? आशीष, पंकज बता रहे हैं मुझे सी, तो सी इसका बिल्कुल सही है, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन एक द्वैत शासक था, पर कृषि के लिए इसने महत्वपूर्ण उद्देश्य दिए थे, और कृषि इसके अनुसार बहुत सही करी गई थी। यह घमंडी और जिद्दी शासक था, पर इसके कुछ काम अच्छे भी थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? यूकी भावरी का संबंध किस खेल से है? यूकी भावरी आपके सामने है। टेनिस खेलते हैं, तैराकी, बैडमिंटन या क्रिकेट? इन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन लीग में इन्होंने यह पुरस्कार जीता था। टेनिस में यह पुरस्कार जीता था, ग्रेट स्मेल के रूप में सामने आए थे। यह टेनिस खेलते हैं। मोरी सी बता रहे हैं, नहीं, इसका आंसर जो है टेनिस बिल्कुल सही है। यह भारतीय पेशेवर के हिसाब से एक टेनिस खिलाड़ी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सानिया मिर्जा का नाम सभी ने सुना है। सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? यह चर्चित है। एथलीट, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल या इनमें से कोई नहीं? क्या ये एथलीट है, लॉन टेनिस है या बास्केटबॉल है? इनमें से कोई नहीं है। सानिया मिर्जा की बात हुई है, तो सानिया मिर्जा ने 10 एकल खिताबा जीता है और 13
जहाँ मतलब दोनों दो गेम खेलते हैं, वहाँ 2 के साथ में इन्होंने 13 खिलाफ वो जीते हैं। और 2009 में इन्हें भी ग्रेट स्मेल से नवाजे गए, वो भी डबल में थे ये। तो यह क्या खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन कमांडोज का आंसर बी आ रहा है, इलिस, छोटे इलिस। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही आंसर है आपका बी। सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? तो फरीदाबाद, अमृतसर, बीकानेर या सोनपुर, किस जगह पर होता है सूरज कुंड का मेला? तो सूरज कुंड का मेला जो है 1987 से सूरजमल की याद में मनाया जाता है, जो कि कहाँ, हरियाणा में मनाया जाता है, सॉरी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में यह मनाया जाता है। और यहीं पर कुरुक्षेत्र है, यहाँ पर ही कुरुक्षेत्र का भी मेला एक लगता है, वो भी मनाया जाता है। तो यह, इसमें मुझे आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है फरीदाबाद, इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ट्रेनिंग कमान, आज फिर आपके सामने वही क्वेश्चन, नया क्वेश्चन आया है, पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं आपको बता चुका हूं। भारतीय सेना की ट्रेनिंग कमान का मुख्यालय कहाँ है? ट्रेनिंग का मुख्यालय पूछा है, हैदराबाद, आगरा, मथुरा, शिमला। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उत्तर में उधमपुर, दक्षिण में पुणे, पूर्व में कोलकाता और पश्चिम में चंडी मंदिर या चंडीगढ़, और यहां पर लखनऊ बीच में। तो जो सेना स्कूल है वो कहां पर है? यह किसी राज्य की राजधानी भी है। पंकज, छोटे, सुनील जी बिल्कुल सही। इसका जो सही आंसर है वह शिमला सही है। और शिमला जो है किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। यहीं पर क्या है, ट्रेनिंग कमान मुख्यालय है। जब आप इंडियन आर्मी में जाते हो तो आपकी ट्रेनिंग होती है, तब आप इस जगह से जरूर होकर जाते हो। तो इन चीजों का भी ध्यान में रखिए कि, और इन सभी का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ये एशिया महाद्वीप है यहाँ पर। इसका सबसे बड़ा पुरस्कार पूछा आपसे, ग्रैमी पुरस्कार, पुलित्जर पुरस्कार, रेमन मैग्सेस पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे सर्वोच्च। और यह जो है साहित्य और पत्रकारिता में दिया जाता है। और यह भी साहित्य एवं पत्रकारिता में ही दिया जाता है, साहित्य एवं पत्रकारिता में ही दिया जाता है। पंकज, इलीस, सुनील जी बिल्कुल, इसका जो सही आंसर है वो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार इसका बिल्कुल सही आंसर है। यह इसे एशिया का नोबेल के नाम से भी जानते हैं, या फिलीपींस के राष्ट्रपति द्वारा यह उन लोगों को दिया जाता है जो अपनी छवियां, अपनी कविताओं के बारे में मतलब बताना चाहते हैं। उन लोगों को यह सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब एशिया का नोबेल यह पुरस्कार दिया जाता है। तो यह जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? जी हाँ, आपसे पूछा गया है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 21, 22, 23 या 25, कितने उच्च न्यायालय हैं? भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय बताया गया है, अनुच्छेद 124 में बताया गया है कि हर मतलब एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसमें हम किसी भी टाइप से अपराधी को दंडित कर सकते हैं। सुनील पटेल बता रहे हैं डी, पंकज चौधरी, नीलेश, प्यारे गेमिंग, हाँ बिल्कुल, जिन कमांडो का आंसर 25 आ रहा है वह बिल्कुल सही बता रहे हैं। सबसे पहले 1861 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह कोलकाता में सबसे पहले बनाया गया था। तो इसके पहले जो चीफ जस्टिस जो रहे थे वो जेके कानिया रहे थे। और अभी जो है वो मुझे आप कमेंट में बताइए कि अभी कौन इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
रिगिट किस देश की मुद्रा है? रिगिट किस देश की मुद्रा है? मलेशिया की, फिलीपींस की, पाकिस्तान की या इंडोनेशिया की? तो इंडोनेशिया की बता दूं, रुपया, और यहां पर पाकिस्तानी रुपया। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। सुनील पटेल, अनुज मुझे बता रहे हैं बी, फिलीपींस। फिलीपींस की भी है पीसो, फिलीपींस की जो है पीसो है। तो इसकी जो सही आंसर है रिगिट जो है वो मलेशिया की मुद्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन कब हुआ था? 1965, 1963, 1969, 1978? जी हाँ, इसका गठन कब हुआ था मुझे बताइए। तो इससे पहले बताना चाहूंगा कि सीआईएसएफ की अभी एक वैकेंसी निकली हुई है, जो इसका मार्च में लास्ट डेट है। उससे पहले आप जाइए, जो भी साइंस के स्टूडेंट है जिन्होंने 12th साइंस से करा है वो ये फॉर्म अनिवार्य से डाले, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं सेना में जाना है तो हमें हर फॉर्म भरना जरूरी है। अगर हमारा उसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें उससे अनुभव मिल जाएगा। पर हम पीडीए के स्टूडेंट है तो हमारा सिलेक्शन नहीं, क्यों? हमारा सिलेक्शन होगा तो हमें पहले जाकर यह फॉर्म सबमिट करना है। तो इसका जो सही आंसर है 1969 है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? फ्रांस, जर्मनी, तुर्की या इनमें से कोई नहीं? तीन ऑप्शन है आपके सामने। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? मरीज यानी वह देश जहां पर लगातार हमले हो रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहा है, फिर वह अड़कर सामने आ रहा है और वो उसके सामने युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो, और वो लड़ते एक मरीज जैसी कंडीशन में आ जाता है, उसे ही कहा जाता है मरीज। तो यह जो देश है यह ऐसी कंडीशन में है, इधर यूरोप और इधर एशिया, और ये देश यहां पर है। ये देश है क्या? तुर्की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसका फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इसकी 29 तारीख से फॉर्म डलने स्टार्ट हो गए, 29 जनवरी से फॉर्म डलने स्टार्ट हो गए थे। आ गया अपना फिर से वही क्वेश्चन, मतलब हिस्ट्री से क्वेश्चन है, और हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जहां से समझा जाता है वो मतलब वेदों से समझा जाता है। तो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूं फिर से। किस वेद को भारतीय संगति का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है? तो क्या ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को या अथर्ववेद को? ऋग्वेद के बारे में जिसे मैंने बताया था कि इसमें 1028 सूक्त, 10,600 ऋचाएं और 10 मंडल है। इसमें जैसे हम गाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, यह भी इसमें ही दिया गया है। सोम देवता का उल्लेख भी 90 मंडल में किया गया है। इसमें लगभग सारी जानकारियां यह ब्राह्मण के सभी वेद ग्रंथों के प्रसिद्ध है और प्रचलन में है। और यजुर्वेद की बात कर ले तो यहाँ योग से और जड़ी बूटियों से संबंधित है। अथर्ववेद की बात कर ले तो यह यज्ञ और अपनी मनोदशा और हमारी जो मानसिक गतिविधियां, इन पर यह अथर्ववेद जो सबसे आखिरी वेद है वह जाना जाता है। अब बात करते हैं डी, सामवेद। हर्षद जी बता रहे हैं बिल्कुल, सामवेद संगीत का जनक माना जाता है या संगीत का मूल कहा जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्त प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या वीडी सावरकर जी ने? किसने दिया था? छोटे, शुभम, अनुज, इलाज, मनीष। अनुज जी बिल्कुल, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल इसका सही नारा आ रहा है। जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं आपको बहुत सारी बातें बता चुका हूं, तो यह इस नारे से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस नारे से लगभग सभी सेनानी, सभी क्रांतिकारी एक संगठित हुए और कई बार इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने युद्ध कमान में काम किया।
ऐसे है हमारे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस का नाम आपके सामने रोज आ रहा है। और जय हिंद, जो आप हमेशा जय हिंद करते हो, तो जो जय हिंद का नारा सबसे पहले जो दिया था वो इन्हीं ने ही दिया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? पाटलिपुत्र यहां है। पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? अजातशत्रु, अशोक, महापद्मानंद या उदयन, किसने की थी? पाटलिपुत्र में जो तीसरी बौद्ध संगीति थी वह पाटलिपुत्र में ही हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वहां पाटलिपुत्र में ही हुई थी। और अब मुझे जल्दी से बताइए कमेंट में, अजातशत्रु, अशोक, महापद्मानंद या उदयन। कालाशोक का उत्तराधिकारी उदयन, और अजातशत्रु इसका पहला शासक था, उसके बाद कालाशोक और उसके पास उदयन। तो उदयन ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। ग्रहराज, इससे पहले यहाँ जो राजधानी की, इनकी जो राजधानी हुआ करती ग्रहराज हुआ करती थी, और इसके बाद यहाँ मौर्य वंश चंद्रगुप्त आया और उसने अपनी राजधानी बनाई। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1526 आ गया है। तो 1526 में जैसे अभी मैंने बताया था, सबसे पहला क्वेश्चन था कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी और हुमायूं के, इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य एक युद्ध हुआ था जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। 1556 में एक युद्ध और हुआ था जो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें अकबर की जीत हुई थी, उसमें बाबर की जीत हुई थी, इस यहाँ पर बाबर की जीत हुई थी। और 1576 में एक युद्ध और हुआ था जिसे हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं। महाराणा प्रताप और बाबर के मध्य यह युद्ध हुआ था, अकबर के मध्य यह युद्ध हुआ था, और इसमें भी अकबर जीता था। पर इसका कारण था, इसका जो मुख्य कारण जो रहा था वो इसका सेनापति वह सामने वाले की सेना में जाकर मिल गया था। जैसे जयचंद जो व्यक्ति था वहां अकबर की सेना का आधिपत्य कर रहा, मतलब उसके सामने आया था, और इस चक्कर में यहाँ युद्ध हार गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका जो सही आंसर है 1540 इसका सही आंसर है, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। इससे पहले बिलग्राम का युद्ध भी हुआ था 1539 में, उस समय भी हुमायूं शेरशाह सूरी से हार गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? आलू से, अंडा से, प्याज से या टमाटर से? जल्दी से कमेंट में बताइए इसका सही आंसर क्या है। थैंक यू शुभम सर, पीडीए के पीटी उस्ताद। लाल क्रांति का संबंध किससे है? लाल क्रांति का संबंध आलू से, अंडा से, प्याज से या टमाटर से? आलू से बताना चाहूंगा कि यह गोल क्रांति से संबंधित है। और अंडा जो हमारे रजत सर खाते हैं, तो इसलिए रजत क्रांति से यह संबंधित है। रजत क्रांति से क्या संबंधित है? अंडा संबंधित है। और प्याज जो है वह गुलाबी क्रांति से संबंधित है, और गुलाबी क्रांति में झींगा और मछलियां भी आती है। तो झींगा और मछलियों के साथ जब फ्राई प्याज को किया जाता है, इसलिए भी इसको माना जाता है कि प्याज को गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, डी बचा है। मनीष, इलीस, पंकज जी बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप। टमाटर इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया? कितनी बार आपात लागू हुआ होगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? आपात की भी अलग अलग कंडीशन होती है, जो 352, 356 और 360 में अलग अलग आपात बताया गया है। यहाँ राष्ट्र, यहाँ राज्य, यहाँ संपत्ति, 3 अलग अलग टाइप से आपात लगाए जाते हैं। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद में बताया गया है कि 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राजकीय आपात और 360 में
संपत्ति आपात के बारे में बताया गया है, जो हमारे यहाँ पे सबसे 3 बार जो लगा था, 3 बार यहाँ लगाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो 3 बार लगाया गया था। ये अलग अलग टाइप से लगाए जाते हैं, जब देश में विद्रोह होता है या स्वयं भिड़ जाते हैं या किसी आर्थिक स्थिति के कारण यहाँ जो आपातकाल है लगाए जाते हैं, और यहाँ राष्ट्रपति द्वारा लगाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमवीर चक्र, सॉरी यहां पर परमवीर लिखना है। परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया? आपके सामने यहाँ परमवीर चक्र है, इसका गठन कब किया गया था? 1949, 1950, 1952, 1954। जी हाँ, ये जो सबसे पहले दिया गया है, सोमनाथ जी को सबसे पहले दिया गया है, मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वर्ष 1950 से इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ अनिल सर बताया, बिल्कुल मैंने, अनिल कमांडो बिल्कुल सही बता रहे हैं कि बाहरी आक्रमण होता है तब भी आपातकाल लगाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊंट किस भारतीय राज्य का राजकीय पशु है? उम्मीद करता हूं यहां से जो कमांडो है, बहुत सारे हमारे कमांडो यहीं से है, तो मुझे उम्मीद करता हूं कि वो सभी आंसर यहीं से दे। ऊंट किस राज्य का राजकीय पशु है? महाराष्ट्र का, गुजरात का, राजस्थान का या मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश में हम रहते हैं, तो यहां पर जो है बारासिंगा यहां का है। अब आपके सामने बचते हुए 3 ऑप्शन। गुजरात की बात करें तो यहां एशिया के सिंह के लिए यहां सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। अब आपके सामने बचते हैं 2 ऑप्शन। सी अनिल, मनीष, रविपाल, शुभम। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है इसका, जो आ रहा है वह राजस्थान इसका बिल्कुल सही है। और महाराष्ट्र में जो है वह राष्ट्रीय पक्षी या राष्ट्रीय पशु जो है गिलहरी है। क्या है? गिलहरी, वृहद गिलहरी या बड़ी गिलहरी। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वह पूरी तरीके से आज के आपके सामने बिल्कुल रहे, और उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, सारे क्वेश्चन से आप कहीं ना कहीं रूबरू हुए, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे साथ अगर आप ऐसे ही बने रहते हो, तो उससे आपका फायदा ये होगा कि जो सामान्य ज्ञान में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए आपको अथक या ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं बताता हूं आप इतने क्वेश्चन पर काम कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आप पे बन जाए, और जल्दी से जिसे पृथ्वी डिफेंस एकेडमी का जो लक्ष्य है वो आप हासिल कर लें। तो आपके सामने एक और विचार लाया हूं मैं, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव चीजें दोनों ही श्रेष्ठ है। तो जय हिंद साथियों, मैं जैसे कि अब जाता हूं, आपके नेक्स्ट सेशन में फिर मिलता हूं आपको। जय हिंद।